आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 10+2 बायोलॉजी का प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, अब तक आपको अगर कुछ आइडिया हो इसके बारे में, तो बेसिकली क्या होता है कि पहले जब हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते थे तो जो फार्मर्स थे, फार्मर्स क्या करते थे, दे गो फॉर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन थी उसके अंदर, उसमें हम क्या करते थे, फार्मर्स को एक प्लांट मिला जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है और एक प्लांट ऐसा है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी भी प्लांट में ये दोनों ही कैरेक्टर्स हो, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। ऐसा करने के लिए हम एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स और दूसरे प्लांट के जो है स्टिग्मा के ऊपर उसको गिराकर हम कोशिश करते थे कि एक नया प्लांट बनाए, और उस नए प्लांट से हमें क्या फायदा होगा, उस नए प्लांट में दोनों ही कैरेक्टर होंगे, हाई प्रोडक्शन एंड डिजीज रेजिस्टेंट। लेकिन ये करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो अगली प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट है, उसके अंदर हाई प्रोडक्शन और डिजीज रेजिस्टेंट दोनों ही कैरेक्टर आएंगे ही आएंगे। तो फार्मर्स ऐसा कर देते थे। अब इन दोनों प्लांट्स को मिलाकर जो सीड्स बनते थे, उन सीड्स को ग्रो किया जाता था और फिर देखा जाता था उनमें से कुछ डिजीज रेजिस्टेंट और हाई प्रोडक्शन वाले होते थे, कुछ खाली प्रोडक्शन वाले भी होते थे, कुछ डिजीज रेजिस्टेंट भी होते थे। तो ये कोई एक श्योरिटी नहीं थी कि हम एक नया प्लांट जो है वो दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला बना सकते हैं थ्रू ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक का पॉलन ग्रेन लिया और दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर गिराकर हम ये प्रोसेस नहीं कर पाए, 100% सक्सेस रेट नहीं आया। इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने यूज की बायोटेक्नोलॉजी। एक नया तरीका अपनाया गया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसको अगर हम एक सिंपल वर्ड में समझें तो क्या हो रहा है कि ये हमारे पास दो प्लांट्स थे, एक हाई प्रोडक्शन वाला और एक डिजीज रेजिस्टेंट वाला। हमने क्या किया, ये जो हाई प्रोडक्शन वाला प्लांट है इसका जीन निकाला, डिजीज रेजिस्टेंट है इसका हमने जीन निकाला, दोनों के जीन्स को मिक्स कर कर एक तीसरे एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। उसके अंदर ये दोनों जीन्स जो है वो मिक्स हो गए। कैसे हो गए? हमने एंजाइम्स की हेल्प से इन दोनों जीन्स को जोड़ दिया। ये हाई प्रोडक्शन वाला जीन और ये वाला हो गया हमारा तीसरा डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन। इनको हम एंजाइम्स की हेल्प से जोड़ सकते हैं। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इसको एक तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब उस ऑर्गेनिज्म ने इसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी। फिर उन कॉपीज को हमने रिकवर कर लिया और उसको जो है हमने सीड्स की फॉर्म में, अगर प्लांट है तो सीड्स की फॉर्म में उसको हमने बाजार में उतार दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक सुनते हो आजकल जो कॉटन चलती है, दैट इज बीटी कॉटन, बीटी नरमा। कभी सोचा है ये क्या चीज है, बीटी नरमा या बीटी कॉटन? पहले जो कॉटन आती थी उस कॉटन को एक कीड़ा होता था, दैट इज नोन एज बॉलवर्म। वो खराब कर देता था, स्टेम बोरर कहते हैं इसको। ये कीड़ा क्या है? स्टेम बोरर। स्टेम के अंदर सुराख कर देता था। अगर स्टेम के अंदर सुराख है, इसका मतलब रूट जो वाटर मिनरल सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, स्टेम के अंदर जाइलम है, स्टेम के अंदर फ्लोएम है, उसके थ्रू जो सारा जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लीफ तक, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने थे, वो अब कैसे पहुंचेंगे? वो नहीं पहुंचेंगे, तो पूरे की पूरी फसल बर्बाद। एक कॉटन प्लांट ऐसे करते। अब ये जो वर्म्स हैं ये एक एक अकेले करके तो आते नहीं है, दे आर ग्रिगेरियस। मतलब ये एक साथ कई सारे मिलकर जो है वो आकर अटैक करते हैं और पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अब बार बार ऐसा होने पर क्या किया गया कि देखा गया कि एक बैक्टीरिया है
दैट इज नोन एज बीटी, बैसिलस thuringiensis। डिटेल में हम इसका बाद में करेंगे क्या है। तो इस बैक्टीरिया का डीएनए एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो इस बॉल वर्म को खत्म कर देता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करा, हमने जो ये बैक्टीरिया है बीटी वाला, हमने इसका जीन ले लिया, वो वाला पार्ट लिया, वो वाला डीएनए का एक टुकड़ा काट कर ले लिया जिसके अंदर टॉक्सिन बनाने वाला जीन था। टॉक्सिन कौन सा, जो कि बॉल वर्म को खत्म कर सकता है। इसके साथ हमने ऐड कर दिया, चिपका दिया एक दूसरा जीन। किसका जीन हमने इसका चिपकाया, यहाँ पर हमें जो है कॉटन का, कॉटन के अंदर हमने बैक्टीरिया का जीन जो है वो, या डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो हमने ऐड कर दिया। अभी एक नए तरह का डीएनए बन गया, ना तो ये पूरी तरह से बीटी का है और ना ही पूरी तरह से ये कॉटन का है। अब कॉटन जो कि टॉक्सिन नहीं बना सकती थी, उसके अंदर अब वो पार्ट आ गया डीएनए का जो कि टॉक्सिन बना सकता है। अब अगर बॉल वर्म आएगा और इस प्लांट को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो प्लांट के हर एक सेल के अंदर क्या है, इस तरह का एक नया तरह का डीएनए है जिसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये क्या करेगा, ये टॉक्सिन बनाएगा, स्टेम जो बोरर है, जो बॉल वर्म है, इसको खत्म कर देगा। अब एक दो प्लांट्स पर आकर अटैक इसने शुरू किया और ये खत्म हो गया, तो पूरी की पूरी फसल हमारी इस तरह से बच जाती है। तो अब जो हम सीड्स खरीदते हैं कॉटन लगाने के लिए, नरमा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज बीटी सीड्स। नॉर्मल सीड्स हम नहीं लेते, ऐसे सीड्स लेते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर, मतलब एक का डीएनए काटा, उतना ही पार्ट काटा जितना हमें डिजायर था, जिसमें वो करेक्टर लगा हुआ है, जो करेक्टर हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन में आ जाए, उसको हम किसी दूसरे के डीएनए के साथ मिक्स कर देते हैं और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब फायदा क्या हुआ, मैंने बात शुरू की थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास श्योरिटी नहीं थी कि जो हम करेक्टर लाना चाह रहे हैं वो करेक्टर अगली जनरेशन में आ जाएगा। जैसे कि पुराने फार्मर्स करते थे कि एक हाई प्रोडक्शन एक डिजीज रेजिस्टेंट वाले को मिला दो और दोनों करेक्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन 100% हर जनरेशन में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेशन होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। जरूरी नहीं कि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर अगली जनरेशन में पहुंचे, कॉम्बिनेशन में कुछ भी नया भी बनकर आ सकता है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी में हमने सीधा डीएनए इनकॉर्पोरेट किया, किसी के अंदर उसका डीएनए ही लगा दिया। अब डीएनए ने ही तो करेक्टर बनाने हैं, अगर वो करेक्टर हैं तो करेक्टर हर एक प्रोजेनी के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 जो है प्लांट्स लगाए, उनमें से 70-80 में आया, नो, 100 के 100 प्लांट्स के अंदर ये डीएनए है और 100 के 100 प्लांट्स अब बॉल वर्म से अफेक्टेड नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? ये एक कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? यस मैम। कि कैसे एक का डीएनए निकालकर दूसरे के डीएनए के अंदर डाला जा सकता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपको लगता है कि इसके जो है किसी के बाल सुंदर हैं, है ना, किसी की स्किन अच्छी है, तो दोनों को मिलाकर एक नई चीज बना दी जाए जिसके बाल भी सुंदर हो, स्किन भी अच्छी हो, है ना। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हैं। हमने जैसे एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बायोटेक्नोलॉजी में, इसी की तरह बनाती हूँ, टोमेटो। आमतौर पे क्या है, टमाटर जो हैं उनको गर्मी के दिनों में या वैसे भी हम फ्रिज के बाहर रख दें तो वो गल जाते हैं, ओवर राइप हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं। हमने क्या करा, पोटैटो यानी कि आलू और टोमेटो, टमाटर, दोनों के जीन्स को मिक्स कर दिया थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और उससे एक नई चीज बन गई पोमैटो। अब पोमैटो क्या है, स्वाद इसका टोमेटो जैसा है, टमाटर जैसा है, लेकिन ये जल्दी से राइप नहीं होगा, आप इसको आलू की तरह बाहर भी रख सकते हो। तो राइपनिंग वाला जो एंजाइम था, यानी कि जो टोमेटो की राइपनिंग करा रहा था, वो जीन हमने निकालकर उसकी जगह पोटैटो का जीन लगा दिया।
अब ये टमाटर जल्दी गलते नहीं, इनको आप बाहर रखो, जैसे हम पोटैटोस को कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं बाहर ओपन में, ऐसे ही हम टोमेटो को भी हम स्टोर कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का, कि हमने किस तरह से ये चीज डेवलप की है। बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन जो है वो दो चीजों पे बेस्ड है। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, and second is chemical engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स को, जैसे मैंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं कि एक का जीन निकाला और दूसरे के अंदर उसको ले जाकर जोड़ दिया। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस प्रोसेस से हमने जो एक नया डीएनए बनाया है, एक ये डीएनए हो गया, एक ये डीएनए हो गया, ये दो तरह के डीएनए मिलाकर जो हमने एक नया डीएनए बना दिया न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम किस तरह से हम केमिकल्स की फॉर्म में किसी भी क्लास लगा मेरी उपासना माइक बंद करो प्लीज। हाँ जी। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने डीएनए को मिक्स कर एक नई तरह का डीएनए बनाया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब किस तरह से प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लाना है। प्रोडक्ट्स जैसे कि आप सबने देखा होगा कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। जितनी बार खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले जो है वो खुद ही लगा लेते हैं। कई लोगों को जो बहुत सालों से होता है तो वो खुद ही लगा लेते हैं। तो ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन है, बेसिकली ये क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से या बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। हमने पहले जीन्स को लिया, मिक्स किया और उसको फिर एक केमिकल की फॉर्म में यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शन की फॉर्म में उसको बनाकर मार्केट में उतार दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों को ही मिलाकर जो है एक नई ब्रांच बनी है बायोलॉजी की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से इसमें हमें एक बेनिफिट है, क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो कि फार्मर्स करते थे उसका उनको क्या होता था, 100% रिजल्ट नहीं मिलता था। जरूरी नहीं कि सभी प्लांट्स के अंदर वो करेक्टर आएगा, बट हाँ बायोटेक्नोलॉजी में 100% हम हर प्लांट के अंदर वही चीज देखेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन जो है ये दो ब्रांचेस से हुआ है इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। दो साइंटिस्ट थे, कोहेन एंड बॉयर। कोहेन एंड बॉयर ने मिलकर ये प्रोसेस को जो है सक्सेस बनाया। कोहेन ने एक टेक्निक डेवलप की, जिस टेक्निक के अंदर उन्होंने डीएनए को जो है कट करके निकाला, तरीका निकाला कि डीएनए को किस तरह से हम कट कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। एक का निकाला और दूसरे के अंदर डाल दिया। बॉयर ने तरीका निकाला टू आइसोलेट, यानी कि अलग करने का तरीका निकाला कुछ एंजाइम्स। तो अब ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला कि ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है और ये इस ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए है। हमें क्या चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो है इसका ये वाला पार्ट जो है कट कर लें। ये वाला जो डीएनए है ना, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, इस डीएनए में से इस डीएनए में वो कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन के अंदर आए। ठीक है, और इस डीएनए का ये वाला कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं अगली जनरेशन में आए। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका डीएनए को कट करेंगे। अब कट करना मतलब ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई सीजर है जिससे हम डीएनए को कट करेंगे। चलो मान लो सीजर हो भी, तो हम कैसे कट करेंगे? डीएनए कहाँ पर है? डीएनए है सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पर? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कौन से सेल के अंदर? जो सेल हमें नेकेड आई से दिखता ही नहीं है। ठीक है, फेस, हेयर, स्किन, हमारी हर चीज किस चीज से बनी है? सेल से बनी है, बट सेल तो हमें दिखता ही नहीं। जब सेल नहीं दिखता तो न्यूक्लियस देखना और मुश्किल है, और न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट दैट इज डीएनए,
वो देखना तो और ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी चीज जो हमें नेकेड आई से दिखती ही नहीं, उसको हम काटें कैसे? तो इसको काटने का तरीका जो है वो कोहेन नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाला, और वो तरीका क्या था? दैट वाज एंजाइम्स। लेकिन अब ये एंजाइम्स से काम तो हो सकता है, लेकिन ये एंजाइम्स आए कहाँ से? तो इसका तरीका निकाला बॉयर ने। बॉयर ने यूज किया प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? एनीबडी कैन आंसर? व्हाट इज अ प्लाज्मिड? मैम ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए की तरह ही होता है व्हाट इज जो प्लाज्मिड? बैक्टीरिया में होता है। प्लाज्मिड होता क्या है? प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। रिकॉल करो, हमने जो है इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम की थी। उसमें हमने कहा था कि जो डीएनए है वो नेकेड पड़ा होता है, न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं होता है। और यहाँ पर हमने एक अलग से सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया था, प्लाज्मिड। यही वो प्लाज्मिड है जो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पिलर है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इस प्लाज्मिड के बिना जो है पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हम जो है जो जितने भी एंजाइम्स हैं हमने यहाँ पर बात करी कि हमने कट करने के लिए निकालने, वो हमने ये प्लाज्मिड और बैक्टीरिया से ही निकाले हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज सीजर्स। सच में देखने में कोई कैंची नहीं होती है जिससे कि हम डीएनए को काट सकते हैं, सीजर्स नहीं है ऐसी कोई। हमारे पास एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स सीजर्स की तरह काम करते हैं और डीएनए को कट कर कर देते हैं। सपोज कर लो अब ये हमारे पास एक डीएनए है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, तो आई विल पोर सम एंजाइम्स ओवर दिस पार्ट। इस पार्ट में हम एंजाइम्स को गिरा देंगे और ये डीएनए यहाँ से कट हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ये डीएनए मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँ, तो मुझे इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ एंजाइम्स लगा दूंगी, जिसके कारण ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एंजाइम्स पे बेस्ड है, और जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट करने के लिए एंजाइम्स हैं या सीजर्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को काट रही हैं, और वो खुद भी क्या है, एक मॉलिक्यूल ही है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही हैं जो डीएनए को कट कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। और एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स इस सीजर्स का काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है? समझ यस मैम, यस मैम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? ऐसे एंजाइम्स जो कि सीजर्स, कैंची की तरह काम करते हैं और क्या काटते हैं? डीएनए। अब ये आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि इसका मुझे ये एंड वाला पार्ट, ये इतना पार्ट ही कट करना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो तरह के हैं हमारे पास। किस तरह का सेगमेंट हमने डीएनए को काटना है उसके हिसाब से। अगर हम चाहते हैं कि एंड से बाहर से ही डीएनए कट हो जाए, तो इसके लिए जो एंजाइम्स यूज हो सकते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। और अगर हम चाहते हैं सेंटर वाला, ये वाला पार्ट हम डीएनए का कट कर लें, अंदर से कट कर लें, तो उसके लिए एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो ये दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेसेस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस जो साइड से, एंड से कट कर सकते हैं, और एंडो मीन्स अंदर, तो जो अंदर से, सेंटर से डीएनए को कट करते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो इस तरह से हम डीएनए को कट कर सकते हैं। और कट करके हमने क्या करना है?
ये हमने डीएनए सपोज ये डिजायर्ड वाला हमने कट कर लिया। कट करके अब हम चाहते हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएं। हमें ये वाला वो डीएनए है जिसके अंदर जीन है, जो जीन मान लो डिजीज रेजिस्टेंट है। आपके खेतों में कोई फसल लगी है और वो फसल को हर साल जो है फंगस लग जाती है, ठीक है, फंगस के कारण पूरी फसल खराब हो गई। अब उसको बचाने के लिए आप चाहते हो कि दवाइयां भी ना छिड़की जाएं, और हो सकता है दवाइयां असर भी नहीं कर रही हो। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा प्लांट ढूंढते हैं जिस ये जो फंगस है वो अटैक नहीं करती। उस प्लांट के डीएनए को सारा देखा जाता है, ढूंढा जाता है, और उसमें से वो जीन निकाला जाता है, और वो उतना सेगमेंट निकाला जाता है डीएनए का जिसमें ये जीन लगा हुआ है। ये जीन क्या है, उस प्लांट को एंटी फंगल प्रॉपर्टीज दे रहा है, मतलब कि उस पर फंगस का अटैक नहीं हो सकता। अब आप इस डीएनए को कट करो और आप चाहते हो कि ये डीएनए किसके अंदर आ जाए, आपके खेतों में जो प्लांट्स लगे उसके अंदर आ जाए। कैसे आएगा कि आप सीड्स ही ऐसे लगाओ जिन सीड्स के अंदर ये वाला डीएनए और जीन हो। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जिस भी प्लांट के अंदर ये वाला जीन प्रेजेंट है इसको कट करेंगे हम। कट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो क्या कहलाती हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब हमने डीएनए को कट कर दिया, डिजायर्ड पार्ट से जितना हमें पार्ट चाहिए था हमने उतना कट कर लिया, और इसको कट करके हम चाहते हैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए। एक एक को ऐसे एक प्लांट का कट किया दूसरे प्लांट में डाला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खेतों में हजारों लाखों प्लांट्स लगे होते हैं, तो एक एक को करने बैठे तो पूरी उम्र हमें 1 हेक्टेयर खेत को ही हम चेंज कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला है कि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं। और मल्टीपल कॉपीज के लिए अब हमें कौन काम आएगा, फिर से अगेन प्लाज्मिड। अगर आपको याद हो तो हमने 10+1 में प्लाज्मिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये तो हमने पढ़ा ही था कि इट इज सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए तो ये होता ही है, लेकिन इसके साथ इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ डीएनए को पहचान नहीं पाता। बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको ये नहीं पता चलता कि ये डीएनए मेरा है या किसी और का। इस बैक्टीरिया ने हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करना है, 1 से 2 बैक्टीरिया बना देने हैं, और 2 बैक्टीरिया के साथ 2 प्लाज्मिड भी बनेंगे। लेकिन ये प्लाज्मिड जब अपनी कॉपी बनाएगा तो इसको ये नहीं पता कि ये मेरा अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए है या किसी और का भी डीएनए है, तो ये उसकी भी कॉपी बना देगा। अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो डीएनए हमें चाहिए था, ये डीएनए हम किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल दें, तो ये प्लाज्मिड क्या सोचेगा कि ये तो मेरा ही डीएनए है, क्योंकि इसको तो पहचान है ही नहीं अपने और नॉन सेल्फ की, तो इसके ये डीएनए हमने इसके बीच में रख दिया। अब 20 मिनट बाद जब ये डिवाइड करेगा और इससे जो है 2 बैक्टीरिया नए तैयार हो जाएंगे, तो वो जो दोनों ही बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्लाज्मिड होगा, और दोनों के ही अंदर जो डीएनए होगा वो ये वाला भी, जो हमने नया डीएनए ऐड किया था, ये भी प्रेजेंट होगा। जहां ये अपने प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा वहीं आपके डाले हुए डीएनए की भी कॉपी बना देगा। तो प्लाज्मिड के यही जो एक उसका कैरेक्टर है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ डीएनए की पहचान नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बायोटेक्नोलॉजी में। इंसुलिन के इंजेक्शन की जैसे एग्जांपल लें हम, मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन है, अगर आप सोचो तो पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर करोड़ों अरबों लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इतने लोग दिन में ना जाने कई लोग तो 3 टाइम जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, कई लोग 2 टाइम लेते हैं, कई लोग कभी इमरजेंसी में लेते हैं। तो करोड़ों अरबों में इंसुलिन के इंजेक्शन की डिमांड है। इतने एक साथ कैसे बन जाते हैं? अगर आप सोचो, एक बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड लिया, एक डीएनए निकाला, एक नॉर्मल पर्सन के इंसुलिन बनाने वाला डीएनए निकाला, प्लाज्मिड के अंदर डाला। अगर ऐसे से करते में इंजेक्शन बनाने लगे एक एक, तो हो सकता है एक पेशेंट को भी हम उसकी पूरी लाइफ टाइम में ट्रीट नहीं कर पाए। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों जो है अमाउंट में ये इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड कर लेता है, एंड सेकेंड थिंग इज कि प्लाज्मिड जो है वो जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान नहीं करता। अगर हम सिंपल डीएनए लेकर एक से दूसरे के अंदर डालने लगे, सपोज मुझे डायबिटीज नहीं है,
सपोज क्या है ही नहीं है, और मैं चाहूँ कि किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन बनाने वाला या इंसुलिन का उसको कुछ मैं देना चाहूँ, तो मुझसे निकाला एक डायबिटिक पेशेंट में, किसी और से निकाला दूसरे डायबिटिक पेशेंट में, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक एक बंदा दिन में हर टाइम अब जाकर अपने ट्रीटमेंट ऐसे तो करवाएगा नहीं, इसीलिए हम उसका डीएनए निकालकर हम एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। प्लाज्मिड अब उसकी मल्टीपल कॉपीज बना है। जब प्लाज्मिड में ये हमें डीएनए मिल गया, इसमें से फिर हम कट करके निकाल लेंगे जो डिजायर्ड है। हमें मल्टीपल कॉपीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल गई, हम इसमें से कट करके निकालते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इसको केमिकल्स बनाकर बाजार में जो है मार्केट में एज अ प्रोडक्ट, एज अ मेडिसिन या एज अ सीड, अगर हम प्लांट की बात करें तो इसको हम बाजार में इस तरह से बेच देते हैं। तो इस तरह से डीएनए को कट करना बार बार, ये किसका काम है? मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस। अगर डीएनए को साइड से कट करना है तो एक्सो न्यूक्लियस, डीएनए को अंदर से कट करना है तो एंडो न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? सबसे पहला जो ये प्रोसेस था ये एक बैक्टीरिया पे किया गया, दैट इज सैल्मोनेला कोहेनर-बोयर ने टाइफिम्यूरियम। इस बैक्टीरिया में से डीएनए कट कर कर निकाला गया, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट किए गए, एंजाइम्स निकाले गए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्होंने ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो पूरा किया। अब सेकंड थिंग, डीएनए काट तो दिया, अब डीएनए को ज्वाइन भी तो करना है। अगेन ज्वाइन करने के लिए भी जैसे हम ग्लू यूज करते हैं, ऐसे ही डीएनए को ज्वाइन करने के लिए भी अलग से, क्योंकि डीएनए दिखता नहीं है तो कोई हम प्रोडक्ट तो यूज नहीं कर सकते उसको जोड़ने के लिए, ना ही वो काम आएगी। तो डीएनए को जोड़ने के लिए अगेन क्या चीज है? वी हैव एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो दो अलग अलग तरह के डीएनए को, या चाहे एक ही एनिमल के या प्लांट के अलग अलग डीएनए, इनको जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइगेजेस। डीएनए लाइगेजेस, लाइगेज होता है जोड़ देना। तो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए के दो सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, दे आर नोन एज डीएनए लाइगेजेस। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है? हमारे डीएनए को कट करने और जोड़ने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? ऑन मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो बेसिकली क्या है? एंजाइम्स। अब ये जो नया डीएनए जोड़कर, पहले हमने कट किया फिर निकाला, नया डीएनए जोड़ दिया, इसकी कॉपीज बना दी और एक नया ऑर्गेनिज्म हमने तैयार कर दिया, वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके हमने जीन्स को मॉडिफाई यानी कि चेंज कर कर बनाया है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने एक नया तरह का ऑर्गेनिज्म अब क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डीएनए है, नई तरह का जो डीएनए बन गया, जिसमें दो अलग अलग तरह के डीएनए जोड़े गए हैं, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए और दूसरा हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। तो ये जो एक नया डीएनए बन गया है, ये डीएनए क्या कहलाएगा? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आरडीएनए। अब ये आरडीएनए जो है, नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। ये नॉर्मल जो हमारा डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, डीएनए जो कि दो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होता है, इससे कैसे डिफरेंट है? आरडीएनए जो है ये हमेशा ही डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, ये एक भी स्ट्रैंड का हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर भी ये डीएनए है, दो स्ट्रैंड्स हैं, हमारे अंदर भी तो ये एक प्रोसेस चलता ही है, डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाता है और वो एक नया रिकॉम्बिनेशन बनाता है। जैसा कि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा
कि पेरेंट्स का डीएनए, मदर का फादर का डीएनए दोनों का मिक्स होता है और जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है, डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स डीएनए से ही बने हैं, दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं और एक नया रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से तैयार होता है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि ये जो डीएनए है जब ये अपनी कॉपी बनाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स ने आपको डीएनए दिया तो उनका डीएनए खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपने डीएनए की वो कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी को आगे अगली जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो डीएनए जो है नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपकी चोट भी लग गई है सपोज कर लो, ठीक है, उस चोट पर जगह पर स्किन छिल गई, एक नई स्किन आ गई, तो मतलब वहां के सेल्स के पहले डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई है। तो डीएनए जो है वो अपनी कॉपी कैसे बनाता है, ऐसे नहीं कि ये एक धागा ये दो धागा दोनों जैसे एक एक बन गए, नो, और ना ही पूरा धागा एक साथ अपनी कॉपी बनाता है, कुछ सेक्शन इतने से इतने तक की पहले जो है वो कॉपिंग होगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, इसके जैसी एक कॉपी बनाएगा, ये वाला स्ट्रैंड अपने जैसी एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। अब ये एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, ये आपस में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि इसने इसके जैसी बना दी, इसने इसके जैसी बना दी और ये दो मिलाकर एक नया बन गया, नो। तो इस तरह का डीएनए जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो रेप्लिकेट हो रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि एक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये सिंगल एट अ टाइम एक सिंगल डीएनए सिंगल स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ मिलकर अपनी कॉपी जो है वो हमारे सामने बनाकर रखते हैं। एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया हमारे नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डीएनए दो सोर्सेस से आता है और यहाँ पर सिंगल सोर्स, सिंगल ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, हमारा ही डीएनए है जो अपनी कॉपी बना रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक किसी का डीएनए एक किसी का डीएनए दोनों को मिक्स कर रहे हैं और एक नई तरह का डीएनए हम बना रहे हैं। इसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत है, डीएनए लाइगेजेस और ये सब एंजाइम्स की जरूरत है। यहाँ पर हमें जो है एंजाइम्स चाहिए वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एक नॉर्मल डीएनए को हमारी बॉडी के अंदर नया डीएनए बनाने में काम कर रहे हैं वो एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यहाँ पर जो हम एक नया डीएनए बना रहे हैं दो डीएनए को जोड़कर, वो जोड़कर हम किसकी वजह से बना रहे हैं, एंजाइम डीएनए लाइगेजेस, ठीक है। तो ये हो गए कुछ टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, हथियार। जैसे कोई भी वर्कर है, मिस्त्री वगैरह है, वो काम करते हैं तो उनके पास अपने कुछ हथियार होते हैं जिनसे वो काम करते हैं। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास टूल्स क्या है, सबसे पहले प्लाज्मिड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्योंकि प्लाज्मिड है उसी से ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकलेंगे। हमारा दूसरा टूल, बिना एंजाइम्स के ना तो हम डीएनए को कट कर सकते हैं और ना ही हम डीएनए को जोड़ सकते हैं, और प्लाज्मिड के बिना हम उसकी कॉपी भी नहीं बना सकते हैं। हमें एक वेक्टर चाहिए, एक जरिया चाहिए जिसके थ्रू हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, और वो वेक्टर क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का। तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बैक्टीरिया पर ही डिपेंडेंट है, और बैक्टीरिया ही एंजाइम्स और प्लाज्मिड के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल करवा पाए। ठीक है, क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।